आज आप लोग के सामने एक नई कहानी लेकर आए हैं, मिस पाल, जिसके लेखक है मोहन राकेश। कहानी की शुरुआत करते हैं। वह दूर से दिखाई देती आकृति मिस पाल ही हो सकती है, फिर भी विश्वास करने के लिए मैंने अपना चश्मा ठीक किया। निसंदेह वह मिस पाल ही थी। यह तो खैर मुझे पता था कि वह उन दिनों कुल्लू में ही कहीं रहती है, पर इस तरह अचानक उससे भेंट हो जाएगी यह नहीं सोचा था। और उसे सामने देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह अस्थायी रूप से कुल्लू और मनाली के बीच उस छोटे से गांव में रहती होगी। जब वह दिल्ली से नौकरी छोड़कर आई थी तो लोगों ने उसके बारे में क्या क्या नहीं सोचा था। बस रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर रुक गई। मिस पाल डाक खाने के बाहर खड़ी पोस्ट मास्टर से कुछ बात कर रही थी। हाथ में वह एक थैला लिए थी। बस के रुकने पर न जाने किस बात के लिए पोस्ट मास्टर को धन्यवाद देती हुई वह बस की तरफ मुड़ी। तभी मैं उतरकर उसके सामने पहुंच गया। एक आदमी ने अचानक सामने आ जाने से मिस पाल थोड़ा अचकचा गए, मगर मुझे पहचानते ही उसका चेहरा खुशी और उत्साह से खिल गया। रंजीत, तुम? उसने कहा। तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े? मैं इस बस से मनाली से जा आ रहा हूँ, मैंने कहा। अच्छा, मनाली तुम कब से आए हुए थे? 8-10 दिन हुए आया था। आज वापस जा रहा हूँ। आज ही जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? मिस पाल के चेहरे से आधा उत्साह गायब हो गया। देखो कितनी बुरी बात है। 8-10 दिन से तुम यहाँ हो और मुझसे मिलने की तुमने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें यह तो पता ही था कि मैं आजकल कुल्लू में हूँ। हाँ, यह तो पता था, पर यह नहीं पता था कि कुल्लू के किस हिस्से में हो। अब भी तुम अचानक ही दिखाई दे गई। नहीं, मुझे कहाँ से पता चलता कि तुम इस जंगल को आबाद कर रही हो। सचमुच बहुत बुरी बात है। मिस पाल उल्हाने के स्वर में बोली। तुम इतने दिनों से यहाँ हो और मुझसे तुम्हारी भेंट हुई आज जाने के वक्त। ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल ने कुछ चिढ़कर ड्राइवर की तरफ देखा और एक साथ झिड़कने और क्षमा मांगने के स्वर में कहा, बस जी, 1 मिनट। मैं भी इसी बस से कुल्लू चल रही हूँ। मुझे कुल्लू की एक सीट दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम इस बस से कहाँ तक जा रहे हो? आज तो इस बस से जोगिंदर नगर जाऊंगा। वहाँ एक दिन रहकर कल सुबह आगे की बस पकड़ूंगा। ड्राइवर अब और ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल ने एक बार क्रोध और बेबसी के साथ उसकी तरफ देखा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, अच्छा, कुल्लू तक तो हम लोगों का साथ है ही, और बात कुल्लू पहुँच कर करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 दिन यहीं रुको, फिर चले जाना। बस में पहले ही बहुत भीड़ थी। 2-3 आदमी वहाँ से और चढ़ गए थे, जिससे अंदर खड़े होने की जगह भी नहीं रह गई थी। मिस पाल दरवाजे से अंदर जाने लगी तो कंडक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैंने कंडक्टर से बहुत तेरा कहा, अंदर मेरी वाली जगह खाली है, मिस साहब वहाँ बैठ जाइए। और मैं भीड़ में
किसी तरह खड़ा होकर चला जाऊंगा। मगर कंडक्टर एक बार जिद पर अड़ा तो अड़ा ही रहा कि सवारी वह नहीं ले सकता। मैं अभी उससे बात कर ही रहा था कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मेरा सामान बस में था, इसलिए मैं दौड़कर चलती बस में सवार हो गया। दरवाजे से अंदर जाते हुए मैंने एक बार मुड़कर मिस पाल की तरफ देख लिया। वह इस तरह अचकचाई सी खड़ी थी जैसे कोई उसके हाथ से उसका सामान छीनकर भाग गया हो और उसे समझ में न आ रहा हो कि उसे अब क्या करना चाहिए। बस हल्के हल्के मोड़ काटती कुल्लू की तरफ बढ़ने लगी। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली, तो मैंने ही क्यों न अपना सामान वहाँ उतरवा लिया। मेरा टिकट जोगिंदर नगर का था, पर यह जरूरी नहीं था कि उस टिकट से जोगिंदर नगर तक जाऊं ही। मगर मिस पाल से भेंट कुछ ही ऐसे आकस्मिक ढंग से हुई थी कि और निश्चित करने के लिए समय इतना कम था कि मैं इस बात उस समय सोच भी नहीं सका था। थोड़ा सा भी समय और मिलता तो मैं ज़रूर कुछ देर के लिए वहाँ उतर जाता। उतने समय में तो मैं मिस पाल से कुशल समाचार भी नहीं पूछ सका। हालांकि मन में उसके संबंध में कितना कुछ जानने की उत्सुकता थी। उसके दिल्ली छोड़ने के बाद लोग उसके बारे में जाने क्या क्या बात करते रह रहे थे। किसी का ख्याल था कि उसने कुल्लू में एक रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी कर ली है और मेजर ने अपने सेब के बगीचे उसके नाम कर दिए हैं। किसी की सूचना थी कि उसे वहाँ सरकार की तरफ से वजीफ़ा मिल रहा है और वह करती वर्ती कुछ नहीं, बस घूमती और हवा खाती है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि मिस पाल का दिमाग खराब हो गया है और सरकार उसे इलाज के लिए अमृतसर पागल खाने में भेज रही है। मिस पाल एक दिन अचानक अपनी लगी हुई 500 की नौकरी छोड़कर चली आई थी। उससे लोगों में उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। जिन दिनों मिस पाल ने त्यागपत्र दिया, लंबी छुट्टी लेकर बाहर गया था। अगर मिस पाल के नौकरी छोड़ने के कारण मैं काफ़ी हद तक जानता था। वह सूचना विभाग में हम लोगों के साथ काम करती थी और राजेंद्र नगर में हमारे घर से 10 बाहर घर छोड़कर रहती थी। दिल्ली में भी उसका जीवन काफ़ी अकेला था, क्योंकि दफ्तर से ज़्यादातर लोगों ने उसका मन मुटाव था और बाहर के लोगों से वह मिलती बहुत कम थी। दफ्तर का वातावरण उसे अपने अनुकूल नहीं लगता था। वह वहाँ एक दिन जैसे गिन कर काटती थी। उसे हर एक से शिकायत थी। वह घटिया किस्म का आदमी है जिसके साथ उसका उठना बैठना नहीं हो सकता। ये लोग इतने ओछे और बेईमान हैं, वह कहा करती, इतनी छोटी और कमीनी बातें करते हैं। मेरा इनके बीच काम करते हर वक्त दम घुटता रहता है। जाने क्यों ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। मगर उस वातावरण में उसके दुखी रहने का मुख्य कारण दूसरा था, जिसे वह मुंह में स्वीकार नहीं करती थी। लोग इस बात को जानते थे, इसलिए जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए कुछ न कुछ कहते रहते थे। बुखारिया तो रोज ही उसके रंग रूप पर कोई न कोई टिप्पणी कर ही देता था। क्या बात है मिस पाल, आज रंग बहुत निखर रहा है। दूसरी तरफ से जोरावर सिंह बात जोड़ देता। आजकल मिस पाल
पहले से स्लिम भी तो हो रही है। मिस पॉल इन संकेतों से बुरी तरह परेशान हो उठती और कई बार ऐसे मौके पर कमरे से उठकर चली जाती। उसकी पोशाक पर भी लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते थे। वह शायद अपने मोटापे की क्षतिपूर्ति के लिए बाल छोटे करवाती थी, बगैर बाह की कमीज पहनती थी और बनाव श्रृंगार से चिढ़ होने पर भी रोज काफ़ी समय मेकअप पर खर्च करती थी। मगर दफ्तर में दाखिल होते ही उसे किसी न किसी के मुंह से ऐसी बात सुनने को मिल जाती थी, मिस पॉल, इस नई कमीज का डिजाइन बहुत अच्छा है, आज तो गजब ढा रही हो तुम। मिस पॉल को इस तरह की हर बात दिल से चुभ जाती थी। जितनी देर दफ्तर में रहती थी उसका चेहरा गंभीर बना रहता था। जब 5 बजते तो वह इस तरह अपनी मेज से उठती जैसे कई घंटे की सजा भोगने के बाद उसे छुट्टी मिल रही हो। दफ्तर से उठकर वह सीधी अपने घर चली जाती और अगले दिन सुबह दफ्तर के लिए निकलने तक वहीं रहती। शायद दफ्तर के लोग से तंग आ जाने की वजह से ही वह लोगों से भी मेल जोल नहीं रखना चाहती थी। मेरा घर पास होने की वजह से या शायद इसलिए कि दफ्तर के लोगों में एक में ही था जिसने उसे दफ्तर के लोगों में से एक मैं ही था जिसने उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। वह कभी शाम को हमारे यहाँ चली आती थी। मैं अपनी बुआ के पास रहता था और मिस पॉल मेरी बुआ और उनकी लड़कियों से काफ़ी घुल मिल गई थी। कई बार घर के कामों में वह उनका हाथ भी बटा देती थी। किसी दिन हम उनके यहाँ चले जाते थे। वह घर में समय बिताने के लिए संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। हम लोग पहुँचते उसके कमरे से सितार की आवाज़ आ रही होती या वह रंग और कूंचियाँ लिए किसी तस्वीर में उलझी होती। मगर वह इन दोनों में से कोई भी काम न कर रही होती तो उस अपने तख्त पर बिछे मुलायम गद्दे पर 2 तकियों के बीच लेटी छत को ताक रही होती। उसके गद्दे पर जो झीना रेशमी कपड़े बिछा रहता था उसे देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मन करता था कि उसे खींचकर बाहर फेंक दूं। उसके कमरे में सितार, तबला, रंग, कैनवस, तस्वीरें, कपड़े तथा नहाने और चाय बनाने का सामान इस तरह उलझे बिखरे रहते थे कि बैठने के लिए कुर्सियां का उद्धार करना एक समस्या हो जाती थी। कभी मुझे उसके झीने रेशमी कपड़े वाले तख्त पर बैठना पड़ जाता तो मुझे मन में बहुत ही परेशानी होती। मन करता कि जितनी जल्दी हो वहाँ से उठ जाऊं। मिस पॉल अपने कमरे के चारों तरफ खोजकर जाने कहाँ से एक चायदानी और 3-4 टूटी प्यालियाँ निकाल लेती और हम लोगों को फर्स्ट क्लास बोहेमियन कॉफ़ी पिलाने की तैयारी करने लगती। कभी वह हम लोगों को अपनी बनाई तस्वीरें दिखाती और हम तीनों मैं और मेरी दोनों बहनें अपना अज्ञान छिपाने के लिए उनकी प्रशंसा कर देते। मगर कई बार वह हमें बहुत उदास मिलती और ठीक ढंग से बात भी न करती। मेरी बहन ऐसे मौके पर उससे चिढ़ जाती और कहती कि वे उसके यहाँ फिर नहीं जाएगी। मगर मुझे ऐसे अवसर पर मिस पॉल से ज़्यादा सहानुभूति होती। आखिरी बार जब मैं मिस पॉल के यहाँ गया मैंने उसे बहुत ही उदास देखा था। मेरा उन दिनों अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था और मैं कई दिन अस्पताल में रह कर आया था। मिस पॉल उन दिनों रोज़ अस्पताल में
खबरें पूछने आती रही थी। बुआ अस्पताल में मेरे पास रहती थी, पर खाने पीने का सामान इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल था। मिस पॉल सुबह सुबह आकर सब्जियां और दूध दे जाती थी। जिस दिन मैं उसके यहाँ गया, उससे एक ही दिन पहले मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी और मैं और अभी काफ़ी कमज़ोर था। फिर भी उसने मेरे लिए जो तकलीफ़ उठाई थी, उसके लिए मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। मिस पॉल ने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी और कमरा बंद किए अपने गद्दे पर लेटी थी। मुझे पता लगा कि शायद वह सुबह से नहाए भी नहीं है। क्या बात है मिस पॉल, तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। तबीयत ठीक है, मीन्स लेखक ने पूछा। तबीयत ठीक है, उसने कहा, मगर मैं नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। क्यों? खास बात हुई है क्या? नहीं, खास बात क्या होगी, बात बस इतनी है कि मैं ऐसे लोगों के बीच काम कर ही नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ कि दूर के किसी खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में चली जाऊँ और वहाँ रहकर संगीत और चित्रकला का ठीक से अभ्यास करूँ। मुझे लगता है मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की ज़िंदगी जीने का आखिर मतलब ही क्या है। सुबह उठती हूँ, दफ्तर चली जाती हूँ, वहाँ 7-8 घंटे खराब करके घर आती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। यह सारा का सारा सिलसिला मुझे बिल्कुल बेमानी लगता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़रूरतें ही कितनी हैं। मैं कभी भी जाकर एक छोटा सा कमरा या शौक लूँ सेक लूँ तो थोड़ा सा ज़रूरत का सामान अपने पास रख कर 50-60 या 100 रुपए से गुजारा कर सकती हूँ। यहाँ मैं जो 500 लेती हूँ वे 500 हर महीने खर्च हो जाते हैं। किस तरह खर्च हो जाते हैं यह खुद मेरी समझ में नहीं आता। पर अगर ज़िंदगी इसी तरह चलती है तो क्यों मैं खामखा दफ्तर जाने आने पर भार ढोती हूँ। बाहर रहने में कम से कम अपनी स्वतंत्रता तो होगी। मेरे पास कुछ रुपए पहले के हैं, कुछ मुझे प्रोविडेंट फंड के मिल जाएंगे। इतने में एक छोटी सी जगह पर मेरा काफ़ी दिन गुजारा हो सकता है। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ जहाँ की गंद जहाँ जहाँ की गंदगी ना हो जहाँ यहाँ की गंदगी ना हो और लोग इस तरह की छोटी हरकतें न करते हों। ठीक से जीने के लिए इंसान को कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि उसके आसपास का वातावरण उजला और साफ है और वह एक मेढक की तरह गंदले पानी में नहीं जी रहा है। मगर यह कैसे कह सकती हो कि जहाँ भी तुम जाकर रहोगी वहाँ हर चीज़ वैसे ही होगी जैसे तुम चाहती हो। मैं तो समझता हूँ कि इंसान जहाँ भी चला जाए अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीज़ें उसे अपने आसपास मिलेगी ही। तुम यहाँ के वातावरण से घबरा कर कहीं और जाती हो तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ का वातावरण भी तुम्हें ऐसे ही नहीं लगेगा। इसलिए मेरे ख्याल से नौकरी छोड़ने की बात तुम गलत सोचती हो। तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो। लोग जैसे बातें करते हैं करने दो, पर मिस पाल की वीर तृष्णा इससे कम नहीं हुई। तुम नहीं समझते रंजीत, वह बोली, यहाँ ऐसे लोगों के बीच और रहूँगी तो मेरा दिमाग बिल्कुल खोखला हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि मैं जो तुम्हारे लिए सुबह दूध और सब्जियां लेकर जाती रही हूँ उसे लेकर भी ये लोग क्या क्या बातें करते रहे हैं। जो लोग अच्छे से अच्छे काम का ऐसा कमीना मतलब लेते हों उसके बीच आदमी रह ही कैसे सकता है।
मैंने यह सब बहुत दिन अ, सह लिया। हाँ, अब और मुझसे नहीं सहा जाता। मैं सोच रही हूँ जिंदगी जल्दी हो सके जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। बस यही एक बात तय नहीं कर पा रही हूँ पा रही कि जाओ कहाँ। अकेले अकेली होने से किसी अनजान जगह जाकर रहते डर लगता है। तुम जानते ही हो कि मैं और बात बीच में छोड़कर वह उठ खड़ी हुई। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ चाय वाय तो बनाऊं? तुम अभी अस्पताल से निकल कर आए हो और मैं हूँ कि अपनी ही बात किए जा रहा हूँ। तुम्हें अभी कुछ दिन घर का पर आराम करना चाहिए। अभी से इस तरह चलना फिरना ठीक नहीं। मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैंने कहा। लेखक ने कहा, मैं तुम्हें कुछ समझा तो नहीं सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम लोगों की बात को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रही हो। मेरा यह भी ख्याल है कि लोग वास्तव में उतने बुरे नहीं हैं जितना कि तुम उन्हें समझती हो। अगर तुम इस नज़र से सोचो कि इस बात को रहने दो। मिस पाल ने मेरी बात बीच में काट दी। मैं इन लोगों से दिल से नफरत करती हूँ। तुम इन्हें इंसान समझते हो? मुझे तो ऐसे लोगों से अपना पिंकी ज़्यादा अच्छा लगता है। पिंकी एक छोटा सा कुत्ता है। यह उन उन सब से कहीं ज़्यादा सभ्य है। पिंकी मिस पाल का छोटा सा कुत्ता था। वह कुछ देर उसे गोदी में लिए उसके बालों पर हाथ फेरते रहती। मैंने पहले भी कई बार देखा था कि वह उसे कुत्ते को एक बच्चे की तरह प्यार करती है और उसे खाना खिलाकर बच्चों की तरह ही तौलिया से उसका मुंह पोंछती है। मैं कुछ देर बाद वहाँ से उठकर चला तो मिस पाल पिंकी को गोदी में लिए मुझे बाहर दरवाजे तक छोड़ने आई। अंकल को टाटा करो। वह पिंकी की एक उंगली टांग हाथ में हिलाती हुई बोली, टाटा। मैं लंबी छुट्टी से वापस आया तो मिस पाल त्यागपत्र देकर जा चुकी थी। वह अपने बारे में लोगों को इतना ही बताकर गई थी कि वह कुल्लू के किसी गांव में बसने जा रही है। बातें बाकी बातें लोगों की कल्पना ने अपने आप जोड़ दी गई। बस ब्याज के साथ साथ ब्याज के साथ साथ मोड़ काट रही थी। मेरा मन हो रहा था कि लौटकर रायसन चला जाऊं। मैं मनाली में 10 दिन अकेला रहकर ऊब गया था और मिस पाल थी कि कई महीनों से वहाँ रहती थी। मैं जानना चाहता था कि वह अकेली वहाँ कैसे महसूस करती है और नौकरी छोड़ने के बाद से उसने क्या क्या कुछ कर डाला। यूं एक अपरिचित स्थान पर किसी पुराने परिचित से मिलने और बात करने का भी अपना आकर्षण होता है। बस जब कुल्लू पहुँच कर रुकी तो मैंने अपना सामान वहाँ उतरवा कर हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में रखवा दिया और रायसन के लिए वापसी की पहली बस पकड़ ली। बस ने 15-20 मिनट में मुझे रायसन के बाज़ार में उतार दिया। मैंने वहाँ एक दुकानदार से पूछा कि मिस पाल कहाँ रहती है। मिस पाल कौन है भाई? दुकानदार ने अपने पास बैठे युवक से पूछा। वह तो नहीं, वह कटे बालों वाली मिस। हाँ हाँ, वही होगी। दुकान में और भी 4-5 व्यक्ति थे। उन सबकी आंखें मेरी तरफ घूम गई। मुझे लगा जैसे वे मन में यह तय करना चाह रहे हैं कि कटे बालों वाली मिस के साथ मेरा क्या रिश्ता होगा। चलिए, मैं आपको उसके यहाँ छोड़ आता हूँ, कहकर युवक दुकान से उतर आया। सड़क पर मेरे साथ चलते हुए उसने पूछा, क्यों भाई साहब, यह मिस क्या अकेले ही है? क्या अकेले ही है या हाँ, अकेले ही है। कुछ देर हम लोग चुप रहकर चलते रहे।
फिर उसने पूछा, आप उसके क्या लगते हैं? मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या उत्तर दूँ। पल भर सोचकर मैंने कहा, मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूँ, उसे वैसे ही जानता हूँ। सड़क के बाईं तरफ थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर को जाकर हम लोगों एक खुले मैदान में पहुंच गए। मैदान चारों तरफ से पेड़ों से घिरा था और बीच में 5-6 जालीदार कॉटेज बने थे, जो बड़े बड़े मुर्गी खाने जैसे लगते थे। लड़का मुझे बताकर कि उनमें पहला कॉटेज मिस पाल का है, वहाँ से लौट गया। मैंने जाकर कॉटेज का दरवाज़ा ठकठकाया। कौन है? अंदर से मिस पाल की आवाज़ सुनाई दी। एक मेहमान है मिस, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। मैंने दरवाज़ा ढकेल कर खोल लिया और अंदर चला गया। मिस पाल ने एक चारपाई पर अपना गद्दा लगा रखा था और उसी तरह दो तकियों के बीच लेटी थी, जैसे दिल्ली में अपने तख्त पर लेटी रहती थी। सिरहाने के पास एक खुली हुई पुस्तक रखी थी, बर्ट्रैंड रसेल की बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्वेंट ऑफ हैप्पीनेस। मैं देखकर तय नहीं कर सका कि वह पुस्तक पढ़ रही है थी या लेटी हुई सिर्फ छत की तरफ देख रही थी। मुझे देखते ही वह चौंक कर बैठ गई। अरे तुम? हाँ मैं। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम तुमने सोचा भी नहीं होगा कि गया आदमी फिर वापस भी आ सकता है। बहुत अजीब आदमी हो तुम। वापस आना था तो उसे समय क्यों नहीं उतर गए, बजाय इसके कि शुक्रिया अदा करो जो 7 मील जाकर वापस चला आया हूँ। शुक्रिया अदा करती अगर तुम उसे समय उतर उतर जाते। मुझे बस में अपनी सीट लेने देते। मैंने ठहाका लगाया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। वहाँ भी चारों तरफ वही बिखराव और अव्यवस्था थी जो दिल्ली में उसके घर दिखाई दिया करती थी। हर चीज़ हर दूसरी चीज़ की जगह काम में लाई जा रही थी। एक कुर्सी के ऊपर से नीचे तक मैले कपड़ों से लदी थी, दूसरी पर कुछ रंग बिखरे थे और एक प्लेट रखी थी जिसमें बहुत सी कीलें पड़ी थी। बैठो, मैं झट से तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मिस पाल व्यस्त होकर उठने लगी। अभी मुझसे बैठने को तो कहा नहीं और चाय की फिक्र पहले से करने लगी। मैंने कहा, मुझे बैठने की जगह बता दो और चाय वाय रहने दो। इस वक्त तुम्हारे बोहेमियन चाय पीने का जरा मन नहीं है तो मत पियो। मुझे कौन झंझट करना अच्छा लगता है। बैठने की जगह मैं अभी बनाए देती हूँ। और कपड़े अपड़े हटाकर उसने एक कुर्सी खाली कर दी। बाईं तरफ एक बड़ी सी मेज़ थी, पर उस पर भी इतनी चीज़ें पड़ी थी कि कहीं कोहने कोने रखने तक की जगह नहीं थी। मैंने बैठकर टांगे फैलाने की कोशिश की तो पता चला कपड़ों के ढेर के नीचे मिस पाल ने अपने बनाए खाके रख रखे हैं। मिस पाल फिर से अपने बिस्तर में तकिया के सहारे बैठ गई थी। गद्दे पर उसने वही झीना रेशमी कपड़ा बिछा रखा था जिसे देखकर मुझे चिढ़ हुआ करती थी। मेरा उस समय भी मन हुआ कि उस कपड़े को निकाल कर फाड़ दूँ या कहीं आग में झोंक दूँ। मैंने सिगरेट सुलगाने के लिए में दिया सलाई की डिबिया उठाई, मगर खोलते ही वापस रख दी। डिबिया में दिया सलाई नहीं थी, गुलाबी सा रंग भरा था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर और डिबिया कहीं दिखाई नहीं दी। दिया सलाई किचन में होगी,
मैं अभी लाती हूँ, कहती हुई मिस पाल फिर उठी और कमरे में चली गई। मैं उतनी देर आसपास देखता रहा। मुझे फिर उस दिन की याद आई जिस दिन मैं मिस पाल के घर से देर तक बैठा उससे बातें करता रहा था। पिंकी पिंकी मिस पाल के टाटा करने की बात याद आने से मैं हंस दिया। तभी मिस पाल दिया सलाई की डिबिया लिए आ गई। मेरा अकेले में हंसना शायद उसे बहुत अस्वाभाविक लगा। वह सहसा गंभीर हो गई। किसी ने कुछ पिला उला दिया है क्या?" उसने मजाक और शिकायत के स्वर में कहा। मैं अपने इस तरह लौट कर आने की बात पर हंस रहा हूँ और जैसे अपने को ही अपने झूठ का विश्वास दिलाने के लिए मैंने अपनी हंसी की नकल की और कहा, "मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस अनजान जगह पर अचानक तुमसे भेंट हो जाएगी। और तुम्ही ने कहा सोचा होगा कि जो आदमी बस में आगे चला गया था वह घंटों भर बाद तुम्हारे कमरे में बैठा तुमसे बात कर रहा होगा।" और विश्वास करके कि मैं अपने हंसने के कारण की व्याख्या कर दी है। मैंने पूछा, "तुम्हारा पिंकी कहाँ है? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा।" मिस पाल पहले से भी गंभीर हो गए। मुझे लगा कि उसका चेहरा अब काफ़ी रूखा लगने लगा है। आंखों में लाली भरी रही थी, जैसे कई रातों से वह ठीक से सोई न हो। पिंकी को यहाँ आने के बाद एक रात सर्दी लग गई थी। उसने अपनी उसांस दबाकर कहा, "मैंने उसे कितनी ही गरम गरम चीज़ें खिलाई पर वह 2 दिन में चलता बना।" मैंने विषय बदल दिया। उससे शिकायत करने लगा कि वह जो अपने बारे में बिना किसी को ठीक बताए दिल्ली से चली आई वह उसने ठीक नहीं किया। दफ्तर में अभी भी लोग मिस पाल की बातें करके हंस हंस उसने ऐसे पूछा जैसे वह स्वयं उस मिस पाल से भिन्न हो, जिसके बारे में वह सवाल पूछ रही थी। पर उसकी आंखों में यह जानने की बहुत उत्सुकता भर रही थी कि उसके सवाल का क्या जवाब देता हूँ। "लोगों की बातों को तुम इतना महत्व क्यों देती हो?" मैंने कहा, "लोग वैसे ही बातें इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में मनोरंजन के दूसरे साधन बहुत कम होते हैं। जब वह व्यक्ति चला जाता तो 4 दिन में यह भूल जाते कि संसार में उसका अस्तित्व था भी या नहीं।" कहते कहते मुझे एहसास हो आया कि मैंने यह कहकर गलती की है। मिस पाल मुझसे यही सुनना चाहती थी। लोग अब भी उसके बारे में उसी तरह बात करते हैं और उसी तरह उसका मजाक उड़ाते हैं। यह विश्वास उसके लिए अपने वर्तमान को सार्थक समझने के लिए जरूरी था। "हो सकता है तुम्हारे सामने बात न करते हों," मिस पाल बोली, "क्योंकि उसे पता है कि हम लोग हम मित्र रहे हैं। नहीं तो वे कमीने लोग बात करने से बाज आ सकते हैं।" अच्छा था कि मिस पाल ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने समझा कि मैं झूठ-मूठ उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हूँ। "हो सकता है बात करते भी हो," मैंने कहा, "पर तुम अब उन लोगों की बात क्यों सोचती हो? कम से कम तुम्हारे लिए तो उन लोगों का अब अस्तित्व ही नहीं। मेरे लिए उन लोगों का अस्तित्व कभी था ही नहीं।" मिस पाल ने मुंह बिचका दिया। मैंने उनमें से किसी को अपने पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं समझती थी। आंखों से लग रहा था जैसे अब भी उन लोगों को अपने पास देख रही हो।
उसे खेद हो कि वह ठीक से उनसे प्रतिशोध क्यों नहीं ले पा रही। तुम्हें पता है कि रमेश का रमेश का फिर लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया है। मैंने बात बदल दी। अच्छा, मुझे पता नहीं था। पर उससे उस संबंध में और जानने की उत्सुकता प्रकट नहीं की। मैं फिर भी उसे रमेश के ट्रांसफ़र का किस्सा विस्तार से सुनाने लगा। मिस पाल हूँ हाँ करती रही, पर यह साफ था कि वह अपने अंदर ही कहीं खो गई। मैं रमेश की बात कह चुका तो कुछ क्षण हम दोनों चुप रहे। फिर मिस पाल बोली, देखो, मैं तुमसे सच कहती हूँ रंजीत, मुझे वहाँ उन लोगों के बीच एक एक पल काटना असंभव लगता था। मुझे लगता था मैं नरक में रहती हूँ। तुम्हें पता ही है, मैं दफ्तर में किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। मैं सुबह मनाली से बिना नाश्ता किए चला था, इसलिए मुझे भूख लग आई थी। मैंने बात को रोटी के प्रकरण पर ले आना उचित समझा। मैंने उससे पूछा कि उसने खाना की क्या व्यवस्था कर रही है, खुद बनाती है या कोई नौकर रख रखा है। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मिस पाल अब दफ्तर के माहौल से बाहर निकल आई है। लगी हो तो उधर मेरे साथ किचन में चलो। जो कुछ बना है उस इस वक्त तो तुम्हें उसी में थोड़ा सा बहुत खा लेना होगा। शाम को मैं तुम्हें ठीक से बनाकर खिलाऊंगी। मुझे तुम्हारे आने का पता होता तो मैं इस वक्त भी कुछ और चीज़ें बना रखती। यहाँ बाज़ार में तो कुछ मिलता ही नहीं। किसी दिन अच्छी सब्जी मिल जाए तो समझे बड़े सौभाग्य का दिन है। कोई दिन होता है दिन जिस दिन एकाध अंडा मिल जाता है। शाम को मैं तुम्हारे लिए मछली बनाऊंगी। यहाँ की ट्राउट बहुत अच्छी होती है ट्राउट बहुत अच्छी होती है, मगर मिलती बहुत मुश्किल से है। मुझे खुशी हुई कि मैं सफलतापूर्वक बात का विषय बदल दिया। मिस पाल बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई थी। मैंने भी कुर्सी से उठते हुए कहा, आओ चलकर तुम्हारा रसोई घर तो देख लूँ। इस समय मुझे कसकर भूख लगी है, इसलिए जो कुछ भी बना है वह मुझे ट्राउट से अच्छा लगेगा। शाम को मैं जोगिंदर नगर पहुंच जाऊंगा। मिस पाल दरवाजा के बाहर निकलती हुई सहसा रुक गई। तुम्हें शाम को जोगिंदर नगर ही पहुंचना है तो लौट कर क्यों आए थे? यह बात तुम गांठ में बांध लो कि आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें पता है इन 3 महीनों में तुम मेरे यहाँ पहले ही मेहमान आए हो। मैं तुम्हें आज कैसे जाने दे सकती हूँ? तुम्हारे साथ कुछ सामान आमान भी है या ऐसे ही चले आए थे? मैंने उसे बताया कि मैं अपना सामान हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में छोड़ आया हूँ और उससे कह आया हूँ कि 2 घंटे में लौट आऊँगा। मैं अभी पोस्ट मास्टर से यहाँ टेलीफोन करा दूँगी। कल तक तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे। तुम कम से कम 1 सप्ताह यहाँ रहोगे, समझे? मुझे पता होता कि तुम मनाली में आए हुए हो, मैं भी कुछ दिन के लिए यहाँ वहाँ चली आती। आजकल तो मैं यहाँ, खैर तुम पहले उधर आओ, नहीं भूख के मारे ही मर भागो यहाँ से भाग जाओगे। मैं नई मैं इस नई स्थिति के लिए तैयार नहीं था। उस संबंध में बाद में बात करने की सोचकर मैं उसके साथ रसोई घर में चला गया। रसोई घर में कमरे की जितनी अराजकता थी नहीं थी, शायद इसलिए कि वहाँ सामान बहुत कम था। एक कपड़े की आराम कुर्सी थी जो लगभग खाली ही थी। उस पर सिर्फ नमक का एक डब्बा रखा हुआ था। शायद मिस पाल उस पर बैठकर खाना बनाती थी। खाना बनाने का और सारा सामान एक टूटी हुई मेज पर रखी हुई थी। कुर्सी पर रखा हुआ डिब्बा उसने जल्दी से उठाकर मेज पर रख दिया
और इस तरह मेरे बैठने के लिए जगह कर दी। फिर मिस पाल ने जल्दी जल्दी स्टोव जलाया और सब्जी की पतीली उस पर रख दी। कलछी साफ नहीं थी। वह उसे साफ करने के लिए बाहर चली गई। लौटकर उसे कलछी को पोंछने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिला। उसने अपनी कमीज से ही उसे पोंछ लिया और सब्जी को हिलाने लगी। धन्यवाद। आज का इतना ही। अगला भाग कल होगा।